नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात बीजेपी की करते हैं। 18 जनवरी को बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक है। दिल्ली में यह बैठक होगी, दोपहर 3 बजे बैठक होगी और इस मीटिंग में सीट्स को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बैठक में शामिल होगा। यूपी का नेतृत्व भी इस मीटिंग में मौजूद होगा। 3 दिनों तक बैठक चली दिल्ली में और अब बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक 18 तारीख को दिल्ली में एक बार फिर से होगी। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होनी है। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या ये माने कि 18 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें बीते 3 दिनों में जो बैठक रही उसी का नतीजा डिक्लेयर होगा? मैंने देखो आपको बताऊं कि जिस तरह से पिछले लगातार 3 दिनों तक बीजेपी की बैठक रही, 2 दिन तक कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसके बाद में तीसरे दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। तो उसके बाद हमने अपने दर्शकों को बताया कि 172 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। अब जो 18 तारीख को जो कोर ग्रुप की बैठक होगी, अब ये इन नामों के अलावा जो बचे हुए नाम हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों की एक बार लिस्ट देखना पड़ेगा कितने लोगों को बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों को सीट देती है। उसके अलावा जितनी भी सीट बचेंगी फिर इस कोर ग्रुप की बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी और बाद में फिर 19 तारीख को संभवतः बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिर से होगी और उसमें उन सीटों पर मोहर लगाई जाएगी। अगर बात करें कि जो कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, तो वो बैठक में 172 नामों पर मोहर लग चुकी है। अब किसी भी दिन वो लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। धन्यवाद पवन, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक 18 तारीख को भी दिल्ली में होगी और जो 172 नामों पर फैसला हो चुका है उसके अलावा 20 और नाम हैं पहले दूसरे चरण के लिए। उन नामों पर इस मीटिंग में माथापच्ची होनी है, मंथन होना है। गोरखपुर के फर्टिलाइजर गेट के पास स्थित झुग्गियों में सीएम योगी ने खिचड़ी का प्रसाद खाया। अमृतलाल भारती के घर पर सीएम योगी पहुंचे, सहभोज में खिचड़ी खाई और इस मौके पर अमृतलाल भारती के परिवार ने सीएम योगी को बाबा साहेब अंबेडकर और भगवान बुद्ध के चित्र स्मृति चिन्ह के तौर पर दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में ही एक दलित के घर पहुंचे, उनके साथ जमीन पर बैठकर सहभोज किया, खाना खाया, खिचड़ी खाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और यहीं पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबके साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है। और दूसरी तरफ आज ही सुबह की एक और तस्वीर देखने को मिली समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और आरोप वहां से दलितों के उत्पीड़न और उनके साथ अन्याय के लगाए गए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों के साथ जवाब दिया है। सीएम योगी को भेंट भी इन्होंने उपहार के तौर पर भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर दी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सहभोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं, विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और आज उन्होंने खिचड़ी सहभोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। और इस बीच एसपी दफ्तर पहुंच गई है जिला प्रशासन की टीम और इस टीम ने ऑफिस का मुआयना किया। ऑफिस में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।
आज की ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर की तस्वीर है, जहां पर आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है। दरअसल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुआ, जब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही कई और बीजेपी विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। एक बड़ा मंच तैयार था और उस वक्त इन नेताओं को सुनने के लिए, अखिलेश यादव को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं की ये भीड़, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी आप कह सकते हैं इसे। लेकिन कोरोना नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ गई, जिसके बाद प्रशासन की एक टीम पहुंची समाजवादी पार्टी के दफ्तर और दफ्तर का मुआयना किया। उधर कौशाम्बी में हॉस्पिटल से फरार हो गया 25,000 रुपए का एक इनामी बदमाश और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ था। गैंग रेप के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। बहाने से आरोपी फरार हो गया था और इसमें 2 सिपाहियों को एसपी ने सस्पेंड भी कर दिया। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। सरायकल इलाके में गैंग रेप की वारदात में यह शामिल था, इस पर यह आरोप है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का हार्ट अटैक से निधन हुआ। लखनऊ की बटलर पैलेस कॉलोनी में रहने वाले खान लंबे समय से टीवी पत्रकारिता में थे। उन्होंने देर रात तक रिपोर्टिंग भी की। सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और थोड़ी देर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। 61 साल के कमाल बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे। कमाल खान के निधन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा है, पत्रकारिता की एक गंभीर आवाज बनकर उभरे कमाल खान जी, उनका जाना बेहद दुखद है। उनके सच की गहरी आवाज हमेशा बनी रहेगी। भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी शोक प्रकट किया है। उन्होंने लिखा, जबरदस्त पत्रकार, शानदार इंसान कमाल खान साहब के इंतकाल की खबर से स्तब्ध हूं। खुदा उनके परिवार मित्रों को इस अपार दुख को सहने की ताकत दे। खिराजे अकीदत, श्रद्धा सुमन। मायावती ने भी शोक प्रकट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, एनडीटीवी से जुड़े प्रतिष्ठित व जाने माने टीवी पत्रकार कमाल खान की अचानक ही निधन के खबर से बहुत दुखद हूं। पत्रकारिता जगत की अपूर्णीय क्षति उन्होंने इसे बताया है। उनके परिवार और उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी कुदरत से कामना है। और अब खबर सुल्तानपुर से। कांग्रेस की महिला नेता के पैर में गोली लगने से और इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए खुद ही उन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया था। महिला का नाम रीता यादव है और महिला खुद प्रत्याशी बनना चाहती थी। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लंबुआ कोतवाली के बाईपास के पास की ये घटना है। 11 जनवरी की घटना है। को राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की बनने की होड़ में सुनियोजित तरीके से अपने साथी माधव यादव एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा यह घटना करवाई हुई थी। इस घटना में संलिप्त धर्मेंद्र यादव के साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, जिसमें वादिनी रीता यादव भी हैं और उनको विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करके न्यायालय भेजा जा रहा है। उधर देवरिया जिले के बिहार बॉर्डर पर स्थित लार थाना क्षेत्र के दीवार इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजन द्विवेदी के नेतृत्व में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी, पुलिस और एसएसबी फोर्स एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें 4 क्विंटल से ज्यादा लहन और 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब को नष्ट किया गया। दर्जनों कच्ची शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के पार लार थाना क्षेत्र के दीवार इलाके में, जो बिहार राज्य बॉर्डर से लगता है, वहीं पर करीब 15 किलोमीटर में ये पूरा कारोबार फैला हुआ था। इसमें करीबन 100 लीटर शराब हमने सीज़ किया है और करीबन 4000 लीटर लहन प्राप्त हुआ है और जिसको ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो ड्रम्स मिले उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इसमें 2 अभियुक्त हैं जो अभी फरार हैं।
और खबर मथुरा से, यहां के थाना कोसीकला पुलिस ने शाहपुर की समीप जंगलों में छापा मारा। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही 25 तमंचा, 3 बंदूक समेत कई अदबने हथियार भी जब्त किए हैं और हथियार बनाने के उपकरण भी। उधर फतेहपुर में पुलिस ने निशा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दूसरी बिरादरी के युवक से प्रेम प्रसंग करने पर भाई ने ही झूठी शान की खातिर इकलौती बहन निशा की चाकू से रेत कर हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी भाई सूरज को हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर हथियार भी जब्त कर लिया है। 8 जनवरी की सुबह ललौली थाना क्षेत्र के कोर्रा कनक गांव के बाहर खेत में नाबालिग लड़की का शव मिला था। यह क्राइम पेट्रोल देखता था। अभियुक्त ने बताया कि मैं क्राइम पेट्रोल 6 महीने से देख रहा था और गांव के लोग ताना देते थे, तो मैं बड़ा परेशान था और उसी के तहत मेरे द्वारा यह हत्या की गई, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इधर मकर संक्रांति पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाट पर दिखने लगी थी। हजारों की संख्या में लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। 80 से लेकर राजघाट तक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते दिखे। आज बहुत ही बड़ा योग होता है, बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और गंगा में तो हमेशा नहाना जो है अच्छा होता है। हम तो अक्सर आए करते हैं। आज जो है हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व में यहाँ गंगा स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, दान पुण्य देते हैं और जो है भगवान सूर्य देव की से कामना करते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। और आज देश की राजधानी दिल्ली में धमाका करने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक एक आईईडी बरामद किया गया था, एक बम बरामद किया गया था और इस बम को स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज किया। 5 तस्वीरों के साथ दिल्ली के गाजीपुर में बम धमाके की इस कहानी को समझिए। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली के गाजीपुर में बम मिला था, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। साजिशकर्ता नाकाम हुए हैं। साजिशकर्ताओं ने जिस तरह से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी, उसे सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर नाकाम कर दिया। इस पूरे मामले की जांच एनएसजी की टीम को दी गई है। लावारिस बैग में मिला था बम और इसकी सूचना दी गई थी प्रशासन को। अफरा तफरी मच गई और इस खबर के बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो ये तस्वीर देखिए, गाजीपुर में ये बॉम्ब मिला। यहाँ एक लावारिस बैग में आईईडी बॉम्ब था और इसकी जानकारी जब प्रशासन को लगी तो यहाँ पर बम स्क्वाड टीम को बुलाया गया। टीम पहुंची और 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में बम को डालकर उसे डिफ्यूज किया गया। आज देश की राजधानी में एक बहुत बड़ी साजिश, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आईईडी बम यहाँ पर रखा किसने था। बम स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज किया इसे। बड़ा खतरा टल गया, लेकिन पुलिस लगातार अब अलर्ट मोड पर है। जांच तेज कर दी गई है कि आखिर इस बैग में यहां पर आईईडी बम आया कहां से। गाजीपुर फूल मंडी के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रही है। धुआं जो आपको दिख रहा है, ये संदिग्ध बैग जो यहाँ पर मिला था उसको डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर गड्ढा खोदा गया पीछे जेसीबी की मदद से और उसके बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। एक ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है और फिलहाल भी धुआं आपको यहाँ नजर आ रहा है और इस तरीके से लावारिस बैग में जो आईईडी मिला उसको डिस्पोज कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फूल मंडी से। ये आपको तस्वीरें बाहर की तरफ से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल ये धमाके की आवाज के बाद आपको यहाँ तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ये आईईडी उस लावारिस बैग में मिला जो सुबह के वक्त यहाँ पर रखा गया था। जाहिर तौर पर मंशा लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन समय पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तमाम टीमें पहुंची और समय रहते इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया।
तो इस वक्त 26 जनवरी बेहद करीब है और उससे पहले इस तरह से बम का मिलना जाहिर सी बात है सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये अब ये पता लगाना कि आखिर बम यहाँ तक कैसे पहुँचा, कौन है वो लोग और यहाँ पर बम क्यों, कैसे, किसने पहुँचाया और क्या साजिश थी। जहाँ तक बात गाजीपुर की है, जहाँ पर ये बैग मिला है उसके आसपास काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पास में ही सब्जी मंडी और फूल मंडी है और वहीं पर बम मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साजिश थी बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया हमारी टीम ने। इधर पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता राजनीति के पुरोधा स्वामी प्रसाद के साथ जन समर्थन, मैं बीजेपी में हूं और रहूंगी। राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो बड़ी बात कही उन्होंने कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो तमाम मंत्री लगाए गए हैं। उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। चूंकि अभी भी आप दूसरी पार्टी की सांसद हैं, पापा की ज्वाइनिंग को कैसे देख रही हैं? निश्चित तौर पर राजनीति हमेशा संभावनाओं पर टिकी होती है और राजनीति हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों को लेकर के होती है और वो उसी के नेता हैं। आज जो भी जनाधार है उनका उसी की बदौलत है, जो वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर आज उनके साथ जनाधार है, ये उनके कर्मों का फल है। हालांकि आप जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब आप उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आई, सांसदी का चुनाव लड़ा, पार्टी ने आपको सांसद बनवाया, टिकट दिया, आप जीती। हालांकि उसके पीछे भी आपके पिता का जनसमर्थन भी रहा, उनकी ग्राउंड पर काम करने की जो शक्ति है वो रही। अब क्या संघमित्रा मौर्य के सामने, हालांकि अभी तक तो 2024 तक का समय है, आगे का क्या है? हमने भी पहले भी कहा, राजनीति संभावनाओं पर टिकी होती है। 2024 अभी किसी ने नहीं देखा है और मैं फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी में हूं और हम आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही सांसद के रूप में कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। हालांकि जब पिताजी ने सपा ज्वाइन की होगी तब तो बड़े नेताओं ने आपसे भी कहा होगा कि पिताजी को समझाइए ये क्या हो रहा है, क्यों वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बात हुई आपकी? नहीं, हमारी फिलहाल किसी से कोई बात नहीं हुई इस समय, क्योंकि मैं खुद अभी पिछले हफ्ते 10 दिन से क्वारंटाइन हूँ, मैं तबियत में नहीं सही है और अभी मैं डॉक्टर को दिखाने ही जा रही हूँ। पिताजी के इस फैसले पर क्या कमेंट है आखिर? देखिए, फैसला पिताजी का है, निश्चित तौर पे वो राजनीतिक पुरोधा हैं और उनका फैसला है तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। बात करने के लिए शुक्रिया। संघमित्रा मौर्य हमारे साथ थी और वो साफ तौर से इस बात को कह रही हैं कि पिताजी का फैसला है और वो बेहतर फैसला होगा। हालांकि उन्होंने शब्दों ही शब्दों में संभावनाओं की राजनीति का जिक्र किया। उन्होंने फिलहाल इस बात को भी कहा कि 2024 तक वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं की ऊपर टिकी होती है, तो आगे क्या होगा ये देखना होगा। कैमरामैन मनोज। और आज पश्चिमी यूपी के पहले फेज के 58 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन विधायकों की भागदौड़ से पूर्वांचल में सियासी माहौल गर्म है। इस बीच न्यूज 18 ने गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बात की है। समझिए वहां का सियासी मिजाज क्या है। चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दल अब प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 की टीम जमीनी हकीकत को जानने के लिए गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी खेतों में काम कर रहे थे। हम उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है इस बार। दादा, वोट है, क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल तो अभी कोई किसी का नहीं बन रहा है, कोई किसी का माहौल इस समय अभी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं वोट देने के लिए? जो जनहित और देश हित में काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जनहित और देश हित में काम करने वाले को वोट देंगे। दादा, हम गोरखपुर क्षेत्र से अगर भाजपा को ही वोट देंगे, अगर निषाद को टिकट देंगे तो। अच्छा, अगर निषाद को नहीं मिला तो मूड हमारा डिस्टर्ब होता है थोड़ा। अच्छा है दादा, क्या पोजीशन है इस बार? अब इस बारे हम कैसे बतावें, मतलब कि किसको वोट दें किसको नहीं, अभी तय नहीं किए? नहीं, अभी अपने मन का हम कोई उत्थी नहीं किया, मतलब कि हम किसको वोट देंगे। अच्छा, अभी तय नहीं है। और भी लोग हैं,
तो इनका क्या पोजीशन है, इनसे जानते हैं क्या स्थिति रहने वाली है इस बार। जो है क्या है इस बार स्थिति? विकास को देखते हुए हम तो यही बीजेपी को वोट किया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर में हमारे बहुत विकास हुआ है और जो है सारी सुविधाएं मिली है। और योगी जी का चर्चा है कि अयोध्या में जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर से लड़े तो हमारे गर्व की बात होगी। गर्व की बात होगी। क्यों भाई साहब, क्या मूड है इस बार? हमारा तो मूड योगी सरकार को ही है। योगी सरकार हाँ, काम किए? हाँ, काम किए हैं भाई। बेसिक जो भी काम है, मान लीजिए रोड है, बिजली है, मेडिकल है, कॉलेज है तमाम, तो भाई इससे बेहतर हमें क्यों, क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग का भी यही सोच है और यही उम्मीद भी है कि फिर बीजेपी सरकार आए, क्योंकि अगर गोरखपुर और यूपी का विकास देखना है तो फिर से बीजेपी का होना बहुत जरूरी है। विकास